हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 25 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में 24 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहां पे आप लोग जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ यानी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 1918 की मॉन्टेग्यू रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। इस पर कांग्रेस में मतभेद था। उदारवादियों ने इसका स्वागत किया। जो कांग्रेस में उदारवादी थे उन्होंने इसका स्वागत किया, जबकि गर्मपंथियों ने इसका विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस में फूट पड़ गई और उदारवादी नेताओं ने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन कब हुआ था? तो 1919 में इसका गठन हुआ था। पार्टी की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इसके कुछ प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, एस श्रीनिवास शास्त्री और एम.आर. जयकर थे। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह, इसे शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है, की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1946 को इसकी शुरुआत हुई थी। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक वीसी दत्त को, जिससे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रिहा किया जाए। सैनिकों की मांग और क्या थी? जो वीसी दत्त थे उनको रिहा किया जाए। इस नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया व जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 23 फरवरी 1946 को किया था और आत्मसमर्पण करते हुए कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ये कथन भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइकोम सत्याग्रह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। राजकोट सत्याग्रह 1939 में हुआ था तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से
राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। ठीक है, राजकोट सत्याग्रह आपका 1939। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसे भारत संघ के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जुलाई 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके क्या थे? सचिव थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। भारत संघ की स्थापना किसके स्थान पर? तो इंडियन लीग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना था। इस कारण इसका चंदा 5 रुपए वार्षिक रखा गया था। इसका चंदा कितना रखा गया था? तो 5 रुपए रखा गया था, ताकि जो है इसमें साधारण वर्ग के लोग भी शामिल हो सकें। इंडियन एसोसिएशन ने दिसंबर 1883 में कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो दिसंबर 1883 में किया गया था। कहां पे? तो आपका कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष थे। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? तो दिसंबर 1885 में किया गया था। कहां पे? तो इसका भी आयोजन कोलकाता में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। भारत संघ का विलय 1886 में किसमें हो गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोहन सिंह भकना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। कहां पे? तो आपका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कई बार पूछा गया है। इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं की बात करें तो रामचंद्र बरकतुल्ला, रामदास पुरी, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद, भगवान सिंह आदि जो है प्रमुख नेता थे। गदर साप्ताहिक पत्रिका थी, इस पार्टी की क्या थी? मुख्य पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका पहला अंक किसमें? तो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ये पूछा गया प्रश्न है। तथा आगे चलकर इसे अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष थे। 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया गया था। यह समिति निजी और सार्वजनिक भागीदारी और शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित करने की योजना बनाने के लिए की गई थी। 1948 में इस समिति ने एक योजना आयोग के गठन की सिफारिश की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए
कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? मैंने बताया है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। नेक्स्ट है 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी? 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। नेक्स्ट है सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है, किसके द्वारा कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए, गैर कानूनी संघ अध्यादेश के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के तहत कांग्रेस तथा उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित करके उनके भवन, कार्यालय तथा संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की बात है, ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। किस वर्ष पास किया था? इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कब पास किया था? तो 1942 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को ना स्वीकार किए जाने की स्थिति में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये कथन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसका कथन है? ये महात्मा गांधी जी का कथन था। फलता 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक, इंपॉर्टेंट है, वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, किसमें? तो वर्धा बैठक में। कब हुआ था ये? तो 14 जुलाई 1942 को हुआ था। डेट भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधन के बाद इसे स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सभी को पता होगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। इंपॉर्टेंट है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीआर दास। सीआर दास की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सीआर दास थे। और इन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और कोई सुझाव हो तो वही बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था।
कब किया था? तो 1888 में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन सी, अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृतलाल विठल दास ठक्कर को ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। वे प्रसिद्ध समाज सेवक थे। उन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों की सहायता के लिए काफी कार्य किया और 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंदो घोष द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अरविंद घोष की दो पुस्तकों की बात करें तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड और सावित्री, ये इनकी पुस्तकें थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में एक योगी बन गए और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। ये पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका भी निकाली थी। टीआरई 3 में पूछा गया था ये वंदे मातरम किसकी पत्रिका थी? तो अरविंदो घोष की थी। नेक्स्ट, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरविन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? तो 1927 में इसका गठन हुआ था। 1927 में भारतीय राज्यों की समिति हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, को सर्वोपरि शक्ति और रियासतों के बीच संबंधों की जांच और स्पष्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपना जीवन दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनकलता बरुआ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ की थी? तो असम की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनकलता बरुआ भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी जिनको अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी थी। उन्हें बीरबाला भी कहते हैं, ठीक है, उन्हें बीरबाला भी कहा जाता है। उनकी शहादत के समय बरुआ की उम्र क्या थी? तो मात्र 17 वर्ष थी, ठीक है, उस समय जो है 17 वर्ष की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा इसमें पूछ रहा है गलत है? पहला है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन ध्यान रखिएगा, ये अरविंद घोष की पुस्तक है, ठीक है, अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा आनंद मठ। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की, सही है। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा असुमेलित है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदे का ज्ञान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? भारतीय इतिहास में 1912 का महत्व क्या है? तो ऑप्शन सी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में आयोजित दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था। और दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास अयंगर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1928 में। और श्रीनिवास अयंगर इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? सभी को पता होगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मोंटफोर्ड सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा? निम्नलिखित में से किसने मोंटफोर्ड सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिलक ने कहा था। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सुनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ठीक है, ये क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी रचना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खलीपुत्र गोशाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक तो महर्षि पतंजलि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। यही हम और बात करते हैं तो सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, चारवाक योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक के प्रवर्तक कौन थे? तो कणाद थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। और इसका अंतिम शासक पूछा जाता है कौन था? तो बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, 1540 में कन्नौज का युद्ध शेर शाह और डैश के बीच लड़ा गया था। 1540 में कन्नौज का युद्ध शेर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच यह लड़ा गया था। और इसमें जो है हुमायूं जो है पराजित हुआ था। ठीक है, हुमायूं पराजित हुआ था और ये भाग गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो अपघटक की मदद से। अपघटक यानी डीकंपोजर की मदद से। तो इसमें डीकंपोजर कौन सा है? तो आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट है, डैश किसी खाद्य पदार्थ में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता है। तो ऑप्शन सी जैव आवर्धन। जैव आवर्धन किसी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से
उच्च स्तर पर एक जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीआरई 1 में पूछा गया था ये, ऑप्शन सी। जैव आवर्धन, जिसे जैव प्रवर्धन या जैविक आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर जीवों के ऊतकों में किसी पदार्थ जैसे कीटनाशक की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाता है? तो जैव आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एपीकल्चर क्या होता है? तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है इसमें। सेरीकल्चर तो आपका रेशम उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर ये आपका फूलों से संबंधित है, ठीक है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट, भोजन श्रृंखला का संबंध है, भोजन श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला तो ऑप्शन बी। उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा हस्तांतरण क्या कहलाता है? आपका खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए आपका क्या है, पहले तो उत्पादक है, उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक, तृतीयक, उसके बाद आपका जाता चतुर्थ में जाता है, उसके बाद आपका यानी डिकम्पोजर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डैश होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट पूछ रहा है, मैंने कई बार बताया इसके बारे में। तो कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है? ये अपशिष्ट होता है, ठीक है। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद आपका ग्लूकोज होता है, और ये क्या होता है? ये अपशिष्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अपशिष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण में परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण में परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कौन सा था? तो ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को यह हुई थी। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे। नेक्स्ट है, फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में निम्नलिखित में से क्या निर्मुक्त होते हैं? फसल या जैव मात्रा के अवशेष के दहन के कारण यानी जलने के कारण वायुमंडल में क्या निर्मुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, मेथेन भी होता है, ओजोन भी होता है, सभी उत्पन्न होते हैं इसमें। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर आते हैं। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता किस स्तर पर आते हैं? तो तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे। देखिए, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। प्राथमिक पर कौन होता है? प्रथम पर तो आपका उत्पादक होता है। प्रथम पोषी स्तर पर कौन होता है? तो प्रथम पर उत्पादक होता है। उसके बाद आपका दूसरे पे आपका शाकाहारी होते हैं, जो आपका प्रथम उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। ये आपका किस पे आते हैं? दूसरे पोषी स्तर पर आते हैं। तीसरे आपका मांसाहारी आते हैं, उसके बाद चौथे पे आपका सर्वोच्च मांसाहारी आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपका घास हो गया, टिड्डा हो गया, फिर मेढक हो गया, फिर आपका सांप हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? वायु प्रदूषण का पूछ रहा, कौन सा प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑप्शन सी, ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? करा कौन सा जो है शक्ति भी दे सकता है और खाद भी दे सकता है? तो इनमें से कौन सा है? तो बायोगैस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोगैस संयंत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोगैस में क्या पाया जाता है? आपका मेथेन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक क्या? तो मेथेन होता है इसमें।
नेक्स्ट है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? करा महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो मेथेन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्या उत्पन्न कर सकती है? मेथेन। ऑप्शन बी। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशालतम मात्रा मेथेन अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं। मेथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है और मेथेन जो है आपका एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मेथेन का उपयोग कोयला के खानों में विस्फोटक के रूप में भी किया जा सकता है। और शैवाल को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में छोड़े जाने पर पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करती है? इसमें से पूछ रहा कौन सा जो है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को पता होगा इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे प्रमुख मानव जनित ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। ग्रीन हाउस गैस से ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सीएफसी, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन आदि शामिल है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? करा कौन सा जो है महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? इस्पात उद्योग के द्वारा कौन से? तो सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा इनमें से? तो ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। या ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन युक्त चूना नामक वाणिज्यिक उत्पादों का मुख्य सक्रिय घटक है जिसका उपयोग जल उपचार और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? तो इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूप्रिक सल्फेट। नीला थोथा या इसे क्या कहा जाता है? तूतिया कहा जाता है या इसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 इसका सूत्र होता है और इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है और कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, रासायनिक नाम है इसका। नेक्स्ट है, बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके DNA को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिसका DNA इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, विभाजित होना बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती हैं। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विकिरण चिकित्सा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे आप लोग क्या कहते हैं, लेजर के माध्यम से आपने सुना होगा ऑपरेशन होता है, वही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और कौन सा रोग होता है? तो जीरोप्थैलेमिया रोग भी इसी की वजह से होता है। विटामिन B1 की बात करें, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी वजह से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की बात करें, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी वजह से स्कॉर्बी रोग होता है और मसूड़ों का फूलना आदि रोग होता है। विटामिन डी की बात करते हैं, कैल्शियम फेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इसकी वजह से रिकेट्स रोग होता है, इंपॉर्टेंट है। और ऑस्टियोमलेशिया ये किसमें होता है? वयस्क में होता है, विटामिन डी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये, रेने।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन पाया जाता है, कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। ठीक है, रेनिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। शिशु में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में जठर रस में यह नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गेहूं, जौ और राई सहित कुछ अनाजों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एक बंधक यानी बाइंडर की तरह काम करता है, तो जो भोजन को एक साथ रखता है और इसमें एक खिंचाव का गुण होता है, तो क्या पाया जाता है उसमें, तो ग्लूटेन पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। किसने खोज किया था कि जो मलेरिया होता है ये किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, तो ऑप्शन सी सर रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था इसकी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया की बात करें तो आपका परजीवी से होता है और इसका वाहक मच्छर कौन सा होता है, तो मादा एनाफ्लीज जो है इसका वाहक मच्छर होता है, ये भी ध्यान रखिए, मादा एनाफ्लीज इसका वाहक मच्छर होता है। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम शुरू हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन बी इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है, तो किसकी वजह से होता है, पोलियो और चेचक किसकी वजह से होता है, तो विषाणु यानी वायरस की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट है ये, सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, ऑप्शन सी वायरस की वजह से होता है ये। पोलियो तथा चेचक व चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियां विषाणु के कारण होती है यानी वायरस के कारण होती है। पोलियो वायरस से प्रभावित रोगी का मुख्यतः तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जिससे पक्षाघात हो जाता है। इंपॉर्टेंट है पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पोलियो का वायरस जो होता है ये दूषित भोजन तथा दूषित जल से होता है। चेचक की बात करें तो ये वेरियोला विषाणु के कारण होता है, जबकि चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, तो वेरिसेला विषाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 4000 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 4000। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 4000 किलो कैलोरी होती है, क्योंकि कठोर परिश्रम करते समय व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं ये तो आपका कठोर परिश्रम हो गया, अगर सामान्य मनुष्य की बात करते हैं कितना चाहिए होता है, तो ग्रामीण स्तर पर 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्र में कितना चाहिए होता है, तो 2100 किलो कैलोरी चाहिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेसोथेलियोमा एक प्रकार का कैंसर है, इसमें प्रभावित होने वाला सबसे आम स्तर है, तो क्या प्रभावित होता है इसमें, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़े। अगला है निम्नांकित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है, सभी को पता होगा सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जी करेगा, तो यूरिया करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे भोजन में आयोडीन होना क्यों महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी या थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है, शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है, तो सेलुलोज पाया जाता है क्योंकि वो पौधे खाते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए, अगर भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए, तो ये सीटेट में पूछा गया था एक बार, ऑप्शन सी
चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन के का दूसरा नाम है? विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ रहा है, इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलोक्विनोन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कई बार पूछा गया, रक्त का थक्का किसकी वजह से नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर की विशेषता असामान्य वृद्धि है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर की विशेषता असामान्य वृद्धि किसमें होती है? तो आपका सफेद रक्त कोशिका यानी WBC में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है? तो ऑप्शन सी, पुरुष का Y व स्त्री का X। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, पुरुष में क्या होता है? तो आपका XY होता है, और स्त्री में क्या होता है? XX क्रोमोसोम होते हैं। जब पुरुष का आपका Y मिलेगा और स्त्री का X मिलेगा तो आपका क्या पैदा होगा? तो आपका बालक पैदा होगा। ठीक है, बालक। और यही अगर बात करें, पुरुष का X और स्त्री का X मिलता है तो क्या पैदा होता है? तो आपका लड़की पैदा होती है। ठीक है, लड़की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? तो ऑप्शन सी, एक सिंथेटिक यौगिक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया के विकास को रोकता है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? किसमें जो है सभी राशियां सदिश हैं? तो ऑप्शन सी, वेग, त्वरण, बल। ये क्या है? सभी क्या है? सदिश राशि है। ऑप्शन सी। अगला, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वायु का दबाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु का दबाव। नेक्स्ट है, विद्युत हीटर द्वारा ऊर्जा रूपांतरण डैश है। तो ऑप्शन ए, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है विद्युत हीटर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें हमें नजदीक स्थित वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन ए, नजदीक स्थित वस्तु के स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। ठीक है, और मायोपिया में आंख की पुतली का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। लेकिन मायोपिया में क्या होता है? देखिए, बनना कहाँ पे चाहिए? तो यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन बन कहाँ पर रहा? तो आगे बनता है। ठीक है, थोड़ा आगे बनता है। ये इसी क्या आपका निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग आता है। ठीक है, अवतल। और यही बात करते हैं दूर के लिए किसका प्रयोग आता है? तो उत्तल का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? कौन सा शीत मरुस्थल है? तो आपका लद्दाख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, लद्दाख। नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई इंपॉर्टेंट है। भारत की पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, पूरब से पश्चिम ये वाले लंबाई पूछ रहा है, कितना है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितना है? तो 2933। ये पूछा गया था TRE 3 में, 2 में पूछा गया था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है? तो आपका 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने राज्य? तो असम हो गया 1, पश्चिम बंगाल 2, मिजोरम 3, मेघालय आपका 4, त्रिपुरा 5, यानी 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? दिल्ली इनमें से किसके साथ? तो हरियाणा के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है?
आगरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा जो है आपका यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है? सांभर झील मैंने बताया था किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो कौन सी है? तो इसमें मक्का हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मक्का। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ट्यूबवेल यानी नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल यानी नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के सिंचाई साधन है, कुओं द्वारा, नलकूप द्वारा, तालाबों द्वारा और नहरों द्वारा सिंचाई होती है। अला जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट जो है सबसे अधिक कहाँ पे? तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में सर्वाधिक होता है और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी। अमन फसल संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, तैयारी टूम पूछा गया था। अमन जो है ये किस संबंधित है? ये आपका धान की किस्म है। ऑप्शन सी धान की किस्म है असम, अमन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? करा कौन सा लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो पहला है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, बिल्कुल सही, इसमें आवश्यक है। तो चुनाव निष्पक्ष हो, ये भी आवश्यक है। सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो, ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ई। लोकतंत्र की कुछ आवश्यक शर्तों की बात करें तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, मानवाधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लोकप्रिय संप्रभुता होनी चाहिए लोकतंत्र में। ठीक है। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? मध्याह्न भोजन जो है सबसे पहले किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 में मिड डे मील की शुरुआत की और बाद में इसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी। अखिल भारतीय सेवा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 312 में है। राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं हैं। इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि सेवा की अन्य शर्तें संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें आपका 2 स्वतंत्रता के समय से पहले विद्यमान है। कौन सी है? भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस एवं भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा को 1996 में शामिल किया गया। 3 जो है वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1991 में 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9A में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका की बात करें तो इसे संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। किसमें जोड़ा गया था? तो भाग 9A में। और अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? तो 18 विषय हैं। ठीक है, 18। नेक्स्ट है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में बहुत सारे दल हैं, तो बहुदलीय है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 356 में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में क्या आपका वित्तीय आपातकाल है। ठीक है। नेक्स्ट, कानून के किसी भी प्रश्न का सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने का अधिकार किसे है? कानून के किसी भी प्रश्न का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 143 के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। अमेरिका से और क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार भी आपका अमेरिका से लिया गया है। और यहाँ से क्या लिया गया है? तो आपका जो महाभियोग है, महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और क्या लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी यहां से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 31 ये आपका सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और हाई कोर्ट के संबंध में अनुच्छेद 226 और 227 में यह वर्णित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा होगी। ये किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 348(1) में कहा गया है। ऑप्शन बी। अगला, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की कितनी आयु तक पद पर बने रहते? उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की बात करा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितने आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 वर्ष। ऑप्शन सी। ये हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कितने वर्ष तक? तो 65 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। ऑप्शन ए। अगला है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? चौथी अनुसूची में क्या है? मैंने बताया था इसके बारे में। तो ऑप्शन ए, राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसमें है? तो आपका 7वीं अनुसूची में है ये। तो भारत संघ की मान्यता प्राप्त भाषा है, भाषा किसमें है? तो आपका 22वीं भाषा किसमें है? तो आपका 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका 22 भाषाएं हैं। अगला, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तो आपका प्रभा वर्मा को मिला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभा वर्मा। किसके लिए? तो आपका रौद्र सात्विकम के लिए इन्हें प्रदान किया गया। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के सामूहिक सूर्य नमस्कार ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात ने। ऑप्शन बी। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सूर्य तिलक कार्यक्रम में जो है किस संस्था ने? तो ऑप्शन सी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 अप्रैल। इस बार की थीम क्या है? तो विविधता की खोज और अनुभव इस बार की थीम है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 18 अप्रैल को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्स जूनियर से सम्मानित किया गया? पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्राप्त हुआ इसरो को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था और ये कब चंद्रमा की जो सतह पर उतरा था? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। और ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।